हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हम लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, तो हर कोई टॉपिक महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है हमें, हमारे जो लैब असिस्टेंट का सिलेबस है उसमें दिया हुआ वनस्पति जगत के 5 टॉपिक शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 टॉपिक हमारे सिलेबस लैब असिस्टेंट के सिलेबस में दिए हैं। तो हम इस लेक्चर में टोटली वनस्पति जगत को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम 5 टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना और हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत, पादप जगत, जिसे 5 भागों में विभक्त किया गया है। 5 भागों में विभक्त किया गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनको हम डिटेल से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो शैवाल है, इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। शैवाल को फिर से एक बार 3 भागों में विभक्त किया गया है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रेडोफाइसी, ये 3 भाग हैं शैवाल के। क्लोरोफाइसी जो हरे शैवाल हैं उसे क्लोरोफाइसी कहा। फियोफाइसी जो भूरे शैवाल हैं उनको कहा है। रेडोफाइसी जो लाल शैवाल हैं उन्हें कहा है। और उसके बाद ब्रायोफाइटा के हमारे जो एनसीईआरटी बुक में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, लिवर्ट और मोसेस, तो इनको भी हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनको भी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट शैवाल से। सबसे पहला शैवाल। शैवाल जो क्लोरोफिल युक्त होता है। शैवाल क्लोरोफिल युक्त होता है। और इसके अलावा तो नेक्स्ट बात करते हैं, शैवाल से स्टार्ट करते हैं। शैवाल शैवाल जो क्लोरोफिल युक्त होता है, सरल, थैलोइड, स्वपोषी, और इनका जो आवास है नम युक्त पत्थर, मिट्टी, लकड़ी का बना होता है। लवणीय, अलवणीय होता है। लवणीय और अलवणीय इनके जो आवास हैं, ये लवणीय और अलवणीय दोनों में रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शैवाल का। सबसे पहला पार्ट है जो क्लोरोफाइसी है। क्लोरोफाइस के बारे में चर्चा करते हैं। क्लोरोफाइसी जिसे हरे शैवाल कहते हैं। क्लोरोफाइसी जिसे हरे शैवाल कहते हैं, और ये सबसे आधुनिक शैवाल माने जाते हैं। ठीक है। और ये इन्हें उच्चतर पादपों के पूर्वज भी कहा जाता है। इसके बाद इनके जो आवास हैं, जैसे अपने पहले पढ़ लिए हैं, आवास लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में उपस्थित रह सकते हैं क्लोरोफाइसी के हरे शैवाल। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, वो जो अंदर की भित्ति होती हैं वो तो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। और बाहर की जो भित्ति होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। पेक्टोज। तो जो हरे शैवाल हैं उनमें जो भित्ति होती है सेल्यूलोज और पेक्टोज दोनों की बनी होती है। आपको अगर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप सुन ले। इसके बाद शरीर का जो संगठन है वो एकल कोशिकीय होता है। इसमें जो एकल कोशिका का एग्जाम्पल है वो जो एकल कोशिका का उदाहरण है वो क्लेमाइडोमोनास है। और इसके अलावा एक है कलोरा। और कॉलोनी का जो उदाहरण है वॉल्वॉक्स है जो कॉलोनी का उदाहरण है। और बहुकोशिकीय का जो उदाहरण है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। तो जो हरे शैवाल है इनके 4-5 एग्जाम्पल हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
इसके जो क्लोरोफाइसी हैं, जो हरे शैवाल है, उनके जो वर्णक है वो दो वर्णक है। एक तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसके अतिरिक्त इसमें जो बीटा कैरोटीन है वो भी पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट की थैलेफाइड झिल्ली में ये उपस्थित होते हैं। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक डिस्क की प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार और सर्पिल अथवा रिबिन के आकार का होता है, जिसमें पाइरोनॉइड पाया जाता है, जिसमें पाइरोनॉइड में स्टार्च और पाया जाता है। स्टार्च जो भोजन के रूप में क्लोरोफाइसी में उपस्थित होता है, भोजन के रूप में संचित होता है स्टार्च, वो पाइरोनॉइड में पाया जाता है। इसके अलावा जो अलैंगिक जनन है, जो अलैंगिक, इसमें क्लोरोफाइसी में अलैंगिक जनन होता है। और इसमें जो बीजाणु होता है वो चलायमान बीजाणु होता है। और इस चलायमान बीजाणु के होने के कारण इसमें कशाभिका भी उपस्थित होती है। तो कशाभिका कितनी होती है इसमें? तो कशाभिका 2 से लेकर 8 तक हो सकती हैं। 2 से 8 तक की कशाभिका हो सकती हैं, जिससे कि जो स्पोरो हैं वो चलायमान रहता है, जिससे कि जनन की प्रक्रिया संभव हो पाती है। इसके अलावा ये जो इनके युग्मक हैं वो समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और असमयुग्मक भी हो सकते हैं। और कशाभिका जो पाए जाते हैं 2 से 8, ये क्लोरोफाइसी में तो शीर्ष पर पाए जाते हैं। और जो फियोफाइसी हैं, जो फियोफाइसी हैं उनमें कशाभिका 2 ही पाए जाते हैं, और वो भी पार्श्व में पाए जाते हैं, जबकि फियोफाइसी में ये शीर्ष पर पाए जाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कारा इम्पोर्टेंट है, जिसके 2 भाग अलग अलग, नर लैगिंग भाग और मादा लैगिंग भाग, ग्लूब और न्यूक्लियल। नेक्स्ट बात करते हैं फियोफाइसी की। फियोफाइसी जो भूरे शैवाल हैं, इसके अतिरिक्त फियोफाइसी में जो ये हैं कि हरे शैवाल किसके कारण के क्लोरोफिल ए और बी के कारण ये हरे होते हैं। और जबकि फियोफाइसी जो भूरे शैवाल हैं वो भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी के कारण, और इसके अलावा और भी वर्णक पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फियोफाइसी भूरे शैवाल ज़्यादातर समुद्री होते हैं। शरीर का संगठन बहुकोशिकीय और शाकित होता है, लेकिन शाकित भी 2 प्रकार से, एक सरल और सघन होता है। फियोफाइसी में सरल शाकित बहुकोशिकीय कौन से उदाहरण? तो एक्टोकार्पस होता है। और जबकि सघन शाकित होता है वो कैल्प होता है, एक्टोकार्पस। और इसके अलावा सघन शाकित होता है वो होता है कैल्प। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इनका शरीर की जो संरचना होती है वो 3 भागों में विभक्त होती हैं। 3 भाग कौन से? प्रपर्ण, छत्रिकावृंत और स्तंभांग, ये 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की इसकी भित्ति होती है। और इसके अलावा कोशिका भित्ति सेल्यूलोज के बाहर, इस भित्ति के बाहर एलिजिन का जिलेटिन अस्तर होता है, ऊपर लगी होती है जेलेटिन का अस्तर, इस पर होता है। और इसके अलावा एलिजिन का जो कार्य है वो एलिजिन है जो कोशिका को फटने से बचाता है। और इसमें जो भोजन का संचय होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में किस का होता है? एक तो लेमिनेरिन और दूसरा होता है मैनिटोल। इनका जो भोजन का संचय होता है इन 2 के रूप में होता है, एक तो लेमिनेरिन और एक है मैनिटोल।
इसके अलावा इसमें जो वर्णक पाए जाते हैं वो वर्णक हैं क्लोरोफिल ए और सी, इसके अलावा कैरोटीनॉइड, और इसके अलावा एक है फ्यूकोजेनिथिन वर्णक के रूप में पाया जाता है। और इसमें जो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है, इसमें दोनों प्रकार के जनन होते हैं। युग्मक दोनों, इसमें लैंगिक जनन में युग्मक नाशपाती आकार का होता है और लैंगिक जनन में बीजाणु भी नाशपाती आकार का होता है। और इसमें भी बीजाणु चल बीजाणु होता है, चल बीजाणु होता है। और चल बीजाणु होते हैं। और इसमें जो मैंने आपको बताया दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, और दोनों ही फ्लैजिला असमान होते हैं, लेकिन ये पार्श्व में स्थित होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्टोकॉर्पस डिक्योटा और लेमिनेरिया, सर्गासम और फ्यूकस। तो नेक्स्ट बात करते हैं रेडोफाइसी यानी कि लाल शैवाल की, जो कि सबसे प्राचीनतम शैवाल है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है पॉलीसाइफोनिया, और आवास है वो समुद्र के किनारे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लाल शैवाल हैं जो। और इसके अलावा इसका आधार है, आधार के आधार पर समुद्री आवास हैं। और शरीर का जो संगठन है वो ज़्यादातर बहुकोशिकीय होता है। और इसका जो अपवाद है वो पोरफायरा है, एकल कोशिका का होता है। इसके अतिरिक्त इसकी कोशिका भित्ति केवल सेल्यूलोज की होती है। और इसके जो वर्णक हैं वो वर्णक है क्लोरोफिल ए, डी, और इसके अलावा फाइकोएरिथ्रिन है जो इसका वर्णक है, ठीक है। और फाइकोएरिथ्रिन के कारण ये लाल शैवाल ये शैवाल हैं जो लाल दिखाई देता है। इसके अलावा इसमें कसाबिका अनुपस्थित होती है, इसमें कसाबिका नहीं होती है। और ये जो भोजन को संचित किया जाता है, इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में भोजन को संचित किया जाता है, जो कि एमाइलेज प्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो जो ब्रायो शैवाल हैं वो तो अपना हो जाता है कंप्लीट, शैवाल को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट बात आती है ब्रायोफाइटा की। थैलाफाइडा हमने कवर कर लिया। इसके बाद बात आती है ब्रायोफाइटा की, और थैलाफाइटा के हमने 3 चरण पढ़ लिए, 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। और अब बात आती है ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने ब्रायोफाइटा शब्द दिया। और ब्रायोफाइटा का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। इसके अतिरिक्त जो आवास है इसके ब्रायोफाइटा सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर ज़्यादातर ये नमी भरे स्थान, सीलन और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। और ब्रायोफाइटा एक ऐसा पादप है जो वनस्पति जगत का उभयचर कहलाता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा है वो वनस्पति जगत का उभयचर क्यों कहलाता है? ब्रायोफाइटा है वो वनस्पति जगत का उभयचर इसलिए कहलाता है क्योंकि ये जल में रहता है, स्थल पर रहता है, लेकिन इसको जनन करने के लिए इसको जल की आवश्यकता होती है। इसलिए ये जल स्थल पर रहते हैं और जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं। तो लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इसे उभयचर कहा जाता है। और इनका जो शरीर होता है थैलस के समान होता है इनका जो शरीर है, और अविभेदित शरीर होता है इनका। इनमें मूल
पर्ण और तना नहीं पाया जाता है। इनके अलावा इनमें जो पाया जाता है वो मूल सम, पर्ण सम अथवा तना सम संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनमें मूल सम, पर्ण सम अथवा तना सम पाया जाता है। और इनमें जो पादप होता है, मुख्य पादप शरीर होता है, वो युग्मोद्भिद होता है। युग्मोद्भिद होता है जो कि अगुणित होता है। युग्मोद्भिद में पुधानी होती है, फिर स्त्रीधानी, ये दोनों अगुणित होती हैं। स्त्रीधानी से अंडक और पुधानी से बीजाणु, इन दोनों का जब संलयन होता है तो युग्मज बनता है और युग्मज द्विगुणित हो जाता है। और ये द्विगुणित युग्मज फिर भ्रूण का निर्माण करता है और फिर बनता है बीजाणुद्भिद। बीजाणुभिद में होता है बीजाणु मात्र कोशिका, जो क्या होती है यानी कि द्विगुणित होती हैं। और फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये बीजाणु अगुणित बीजाणु बन जाता है। और इस प्रकार से ये इसका जो जीवन चक्र है चलता है। इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, बीजाणुद्भिद है जो युग्मोद्भिद पर परजीवी का कार्य करता है। जो बीजाणुद्भिद हैं ये युग्मोद्भिद पर परजीवी रहता है और इनका मुख्य शरीर तो होता है युग्मोद्भिद, जबकि अगली पीढ़ी का निर्माण कौन करता है, वो है बीजाणुद्भिद। इनकी अगली पीढ़ी का निर्माण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये तो हो जाता है ब्रायोफाइटा का एक सामान्य लक्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा का जो वर्गीकरण है वो दो भागों में किया गया है। एक तो लीवरवर्ट और दूसरा मॉस। इन दो भागों में इनको विभाजित किया गया है, मॉसेस में और लीवरवर्ट में। इनको हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लीवरवर्ट। इसमें जो पादप काय होता है वो थैलासाब होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है मार्केंसिया इसका एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है मार्केंसिया। और इसका जो थैलस होता है, इसमें थैलस वो पृष्ठाधार भी होता है और अध स्तर का भी होता है। इसमें क्या पाया जाता है, मूल सम पाया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि इसमें जो ब्रायोफाइटा है इसमें पर्ण सम, तना सम, मूल सम पाया जाता है। तो इस लीवरवर्ट में पाया जाता है मूल सम। लीवरवर्ट में मूल सम पाया जाता है और ये होता है एकल कोशिकीय होता है। बीजाणुद्भिद इसमें क्या होता है, बीजाणुद्भिद युग्मोद्भिद पर पूर्ण परजीविता दर्शाता है। यानी कि ये जो है लीवरवर्ट ये पूर्ण रूप से परजीवी रहता है युग्मोद्भिद पर, क्योंकि जो मॉसेस है उसमें तो ये अर्ध परजीविता दर्शाता है, जबकि लीवरवर्ट में ये पूर्ण परजीविता दर्शाता है, क्योंकि ये आवास, भोजन सभी के लिए युग्मोद्भिद पर पूर्ण रूप से परजीविता दर्शाता है। क्योंकि बीजाणुद्भिद है युग्मोद्भिद पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, चाहे वो आवास के लिए हो, चाहे वो भोजन संचय के लिए हो। जबकि जो मॉसेस है इसमें आवास के लिए निर्भर रहता है, जबकि भोजन का संचय प्रकाश संश्लेषण द्वारा करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये अलैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में करता है। इसमें क्या होता है, एक जैमा कप होता है। फिर इस जैमा कप से एक नए पादप का निर्माण होता है और इसका एक एग्जाम्पल है मार्केंसिया। और इसके अलावा पोरेलिया, रिस्किया, ये दो उदाहरण इसके और भी हैं। मॉसेस इनके युग्मोद्भिद में पर्ण सम, मूल सम, तना सम संरचनाएं पाई जाती हैं। ये सब संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं, जबकि लीवरवर्ट में तो केवल मूल सम पाया जाता है। जबकि इसमें मॉसेस में तीनों संरचनाएं उपस्थित होती हैं और ये एकल कोशिका नहीं होते, ये बहुकोशिकीय होते हैं। एक मात्र पादप जिनमें युग्मोद्भिद पर पूर्ण समान संरचना, और ये एक ब्रायोफाइटा है जो एकमात्र पादप है जिनमें युग्मोद्भिद पर पर्ण समान संरचना पाई जाती है, मिलती हैं पर्ण समान संरचना। और इसमें जो अर्ध परजीविता दर्शाता है, बीजाणुद्भिद युग्मोद्भिद पर अर्ध परजीविता को दर्शाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट बात कर, तो अब बात करते हैं इनके जो
मोसेस के कुछ एग्जाम्पल हैं। प्यूनेरिया, पॉलीटाइकम तथा स्फेकनम, ये सब इसके उदाहरण हैं। और इसके अलावा एक और लाइन है, मोसेस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। इसमें मुकुलन और विखंडन के द्वारा इनमें कायिक जनन होता है। और नेक्स्ट तीसरा टॉपिक अपना आ जाता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की चर्चा करते हैं। टेरिडोफाइटा का जो शब्द दिया था टेरिडोफाइटा, वो हैकल ने दिया था और इसका अध्ययन क्या कहलाता है, टेरिडोलॉजी। और ये जो टेरिडोफाइटा है, ये सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ये सजावटी पादप है एक प्रकार का। सबसे ज़्यादा सजावट के लिए जो काम में लिया जाता है वो है फर्न। और पादप जगत का ये सरीसृप कहा जाता है। ये जिस प्रकार जीव जगत में सरीसृप एक वर्ग है, उसी प्रकार पादप जगत में, जिसे पादप जगत में टेरिडोफाइटा एक ऐसा है, उस टेरिडोफाइटा है जिसे सरीसृप की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा विकास के आधार पर सर्वप्रथम स्थलीय पादप जो है वो है टेरिडोफाइटा। और इसमें सर्वप्रथम समनी क्रिप्टोगैमस पादप भी यही है। इसमें जाइलम और फ्लोएम भी पाया गया। और आवास, ये छाया, नमी, ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनका मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद है जो द्विगुणित हैं। इसमें तना, मूल, पण ये तीनों पाई जाती है, जबकि ब्रायोफाइटा में ये अनुपस्थित है। तना, मूल, पण नहीं थे, जबकि तना सम, मूल सम, पण सम पाए जाते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं तना, तो इसमें सीधा होता है। सबसे मोस्ट है पण की बात करते हैं। ये आकार के आधार पर दो प्रकार से विभाजित किया गया, एक लघुपर्ण, दूसरा दीर्घपर्ण। तने के आकार बड़ा हो और पण का आकार छोटा हो तो उसे लघुपर्ण, और दीर्घपर्ण जहाँ पर पण का आकार बड़ा हो, इसका एग्जाम्पल है फर्न, और लघुपर्ण का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला। नेक्स्ट बात करते हैं कार्य के आधार पर पर्ण को कायिकपर्ण और बीजाणुपर्ण दो भागों में विभाजित किया गया। कायिकपर्ण कार्य है प्रकाश संश्लेषण का, और बीजाणुपर्ण का कार्य है जनन से संबंधित। और इसमें जो दो प्रकार से जीवन चक्र चलता है, एक सम बीजाणु, एक विषम बीजाणु। सम बीजाणु जहाँ बीजाणुद्भिद, यहाँ पर बीजाणुद्भिद होता है वो द्विगुणित होता है। और बीजाणुद्भिद कहाँ पर होता है, बीजाणुपर्ण पर। बीजाणुपर्ण में बीजाणुधानी पाई जाती है, और बीजाणुधानी में पाया जाता है बीजाणु मात्र कोशिका। इस मात्र कोशिका क्योंकि ये द्विगुणित होती हैं, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे इसमें बीज बनता है जो कि अगुणित होता है। फिर वापस से युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। युग्मोद्भिद से एक पुंधानी, एक स्त्रीधानी बनते हैं। फिर यहाँ पर स्त्रीधानी से अंडक और पुंधानी से पुंमण निकलते हैं। इन दोनों का युग्मनज हो जाता है तो ये फिर से एक अगुणित द्विगुणित संरचना बन जाती है, और इनसे भ्रूण और निर्माण होता है, फिर बीजाणुद्भिद। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन विषम बीजाणु। तो विषम बीजाणु जीवन चक्र में 4 टेरिडोफाइटा, इसके 4 एग्जाम्पल है, सिलेजिला, एलिजोला, साल्वेनिया, ये 3 है इसके। और इसमें भी बीजाणुद्भिद से गुरु बीजाणुद्भिद और लघु बीजाणुद्भिद दोनों अलग होते हैं। फिर गुरु बीजाणुद्भिद में गुरु बीजाणुपर्ण पाया जाता है, उसमें बीजाणुधानी से बीजाणु मात्र कोशिका बनती हैं। फिर इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु गुरु बीजाणु बनते हैं, और मादा और नर युग्मोद्भिद बनता है। फिर स्त्री के पुष्प यहाँ पर अंडक और पुंमक दोनों मिलकर युग्मनज का निर्माण करके भ्रूण का निर्माण करते हैं, और फिर से युग्मोद्भिद। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। और नेक्स्ट बात करते हैं तो बीजाणुद्भिद युग्मोद्भिद पर आपस में निर्भर नहीं होते हैं। टेरिडोफाइटा में ये एक दूसरे पर, बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। इसके बाद
टेरिडोफाइटा को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। एक तो साइलोबसिडेटा, लाइकोबसिडेटा और स्पिनोबसिडेटा, टीरोबसिडेटा। और इनके उदाहरण हैं साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और टेरिस एंडिएटम। ये इसके उदाहरण हैं और इनको 4 भागों में विभक्त किया गया। नेक्स्ट बात है जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म जो कि अनावर्त बीजी होता है। यहाँ पर इसमें बीज पर किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है और इसे अनावर्त बीजी के कहते हैं। इसका जो मुख्य पादप शरीर होता है वो बीजाणुद्भिद होता है, जबकि टेरिडोफाइटा में क्या था, ये जो मुख्य पादप शरीर था वो युग्मोद्भिद था। और इसमें तना, मूल और पण तीनों बराबर रोल निभाते हैं जिम्नोस्पर्म में। और तना ज़्यादातर लंबे, झाड़ियाँ मध्यम आकार के होते हैं। सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म कौन सा है, तो वो है सिकुआ सबसे लंबा जो सिकुआ है वो सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा पादप सिकुआ है। और तना है, इसमें शाखित भी होता है और अशाखित भी होता है। शाखित का एक उदाहरण है पाइनस और अशाखित का साइकस। ये एग्जाम्पल है। मूसला मूल इसमें पाई जाती हैं। पाइनस में मूल और कवक दोनों एक दूसरे पर सहजीवी होते हैं। इस रचना को कहते हैं कवक मूल। और एक होता है प्रवास मूल, नेक्स्ट परवाल मूल, और एक होते हैं कवक मूल। कवक मूल यानी कि मूल हैं वो कवक पर सहजीविता दर्शाती हैं, इसलिए इसे कवक मूल कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है कवक मूल का वो है पाइनस। और साइकेस की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नील हरी शैवाल पाई जाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। ऐसी मूल को प्रवाल मूल कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो तना की तो बात करती हैं। और इनमें जो पत्तियां होती है वो अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन करने वाली होती है, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म में होती हैं वो ज़्यादातर मरुस्थलीविद होती हैं, इसलिए ये जो तापमान को सहन करने की इसमें क्षमता होती है। और जो शंक्वाकार पौधे होते हैं वो उनमें पत्तियां कैसी होती है, सुई के आकार की पत्तियां, सुई की तरह होती है इनकी पत्तियां होती हैं। और जो सतही क्षेत्रफल है कम, मोटी क्यूटिकल और ग्रथिक रंध्र होती हैं। और इसमें विषम बीजाणु होते हैं, क्योंकि इसमें 2 प्रकार से बीजाणु होते हैं, एक तो लघु बीजाणु, एक वृहद बीजाणु। इसमें क्या होता है, कोई पादप है उसमें एक कोई पत्ती है और एक थोड़ी छोटी है और एक थोड़ी बड़ी आकार की हो सकती है। तो जो छोटी है उसे लघु बीजाणुपण कहा जाता है। इस और दूसरी जो दीर्घ बीजाणुपण होती है, इसलिए इनमें 2 अलग अलग टाइप की होती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है विषम बीजाणु कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक इसका जो एग्जाम्पल है वो है पाइनस इसका एक एग्जाम्पल ले तो इसमें द्विलिंगिता दर्शाती है, क्योंकि एक ही पादप पर जो स्त्रीकेसर और लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी दोनों उपस्थित होते, इसलिए इसे द्विलिंगी कहा जाता है। पाइनस को द्विलिंगी कहा जाता है। सबसे पहले इसमें दोनों प्रकार से होते हैं, एक तो लघु बीजाणुधानी, एक गुरु बीजाणुधानी।
पढ़ते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है लघु बीजाणु बनते हैं। इसका जब विकास होता है तो ये परागकण को बनाता है, और परागकण में हमेशा क्या होता है, नर युग्मोद्भिद होता है। इसमें एक प्रकार का नर युग्मक होता है। और गुरु बीजाणुधानी जो स्त्री केसर होता है, गुरु बीजाणुधानी में भी फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो एक अंडाणु का निर्माण करता है जो कि अगुणित होता है। और फिर परागकण और अंडाणु दोनों आपस में संलयित होते हैं तो युग्मज का निर्माण करके भ्रूण का निर्माण करते हैं। और जो बीजांड होता है वो बीज का निर्माण करता है, और इसमें बीज पर आवरण अनुपस्थित होता है। इसी के विपरीत जो एंजियोस्पर्म है उसमें जो एक पुष्प से फल का निर्माण होता है, तो उस फल के अंदर बीज बनता है। इसमें ऐसा नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में। तो इसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में काफ़ी अंतर है, तो जिम्नोस्पर्म को हम अलग से पढ़ लेंगे। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसी प्रकार ये हमने टॉपिक कंप्लीट किया है, और उसी प्रकार नेक्स्ट और जो अपने बायोलॉजी के लैब असिस्टेंट से संबंधित टॉपिक है नेक्स्ट, जैसे इस बार हमने वनस्पति जगत का अध्ययन किया, नेक्स्ट टॉपिक हम प्राणी जगत का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, या फिर उत्तक तंत्र वाला टॉपिक, कुछ भी नेक्स्ट टॉपिक को पूरा कवर एक साथ करने की कोशिश करेंगे। लगभग 16 चैप्टर हैं अपने लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में, तो इससे संबंधित 16 वीडियो हो पाए ऐसी कोशिश रहेगी। धन्यवाद। और स्टार्ट करते हैं मूल से। मूल द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है। इसके पार्श्वीय मूल और बनती हैं, द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल। इसे मूसला मूल कहते हैं। जैसे कि कोई अंकुरित बीज है, उसके मूलांकुर से जब मूल निकलती हैं तो एक मुख्य मूल निकलती है, उससे और भी अन्य मूल निकलती हैं, जैसे कि द्वितीयक और तृतीयक मूल। इस प्रकार की मूल को हम मूसला मूल कहते हैं। और एक बीजपत्री पौधों में जो मुख्य मूल होती है उसकी आयु तो कम होती है, वो तो बहुत जल्द समाप्त होती हैं, लेकिन उसके पास ही और अनेक सारी मूल निकलती हैं। इस प्रकार की मूल को कहते हैं जकड़ा मूल। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होती हैं और इसके स्थान पर अनेक प्रकार की मूल निकलती हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है गेहूं का पौधा। तो ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं मूसला मूल और जकड़ा मूल के। मूसला मूल का सरसों का पौधा और जकड़ा मूल का है गेहूं का पौधा। और इसके बाद एक और प्रकार की मूल होती हैं, वो है अपस्थानिक मूल। मूल मूलांकुर से नहीं निकलकर किसी अन्य पौधे के किसी अन्य भाग से निकलती हैं। इस प्रकार की मूल को क्या कहते हैं? मूसला अपस्थानिक मूल कहते हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल हैं वो गन्ना और बरगद हैं। और तो हमने 3 प्रकार की मूल पढ़ी, मूसला मूल, जकड़ा मूल और अपस्थानिक मूल। मूसला मूल जो मुख्य मूल से एक द्वितीयक और तृतीयक अनेक सारी और मूल निकलती हैं, उससे तो मूसला मूल कहते हैं। और जकड़ा मूल ऐसी मूल जिसकी आयु अल्पायु होती है, लेकिन उसके साथ अन्य और भी कई सारी मूल निकलती हैं, तो उसे जकड़ा मूल कहते हैं। और कुछ मूल मूलांकुर से नहीं निकलकर किसी अन्य भाग से निकलती है, इस प्रकार की मूल को अपस्थानिक मूल कहते हैं। और मूल का प्रमुख कार्य क्या होता है? मूल का प्रमुख कार्य क्या होता है? मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना, पौधों को मिट्टी में जकड़ कर रखना, ये सब मूल का प्रमुख कार्य है। और अब मूल के क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। मूल जहाँ से मूल का जो शीर्ष होता है, अंगुली नुमा शीर्ष होता है, इसके ऊपर क्या लगा होता है? एक मूल गोप लगा होता है। ये मूल गोप कहाँ पर काम आता है?
तो यहाँ पर इस पर लगा होता है मूल गोप। ये मूल गोप कहाँ पर काम आता है? जब मूल मिट्टी के अंदर जाती है, जब वो विकसित होने लगती हैं, तो ये घर्षण को कम करने के लिए मूल गोप इसकी सहायता करता है। मूल का शीर्ष जो अंगुली नुमा होता है उस पर मूल गोप से ढका होता है। और मूल गोप कोमल शीर्ष को तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। इसके अतिरिक्त मूल गोप से कुछ ही ऊपर की ओर, कुछ मिलीमीटर ऊपर की ओर मेरिस्टेम क्रियाओं का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बड़ी, पतली, भित्ति वाली और बहुत छोटी होती हैं। और यहाँ पर इनमें सघन प्रोटोप्लाज्मा होता है। इनमें बार बार विभाजन होता है और कोशिका में शीघ्रता से विकास होता है। और कोशिका की मूल की लंबाई में जल्दी से दीर्घीकरण होता है। और इस यहाँ का जो क्षेत्र है वो दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाता है। ये प्रोटोप्लाज्मा होता है तो बार बार विभाजन होता है, शीघ्रता से मूल की लंबाई में वृद्धि होती है और उस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। मेरिस्टेम क्रियाओं से थोड़ा सा और आगे जाने पर दीर्घीकरण क्षेत्र होता है। और दीर्घीकरण की क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता पाई जाती है। इसकी समीप क्षेत्र को क्या कहते हैं? परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र के बाद परिपक्व क्षेत्र होता है। परिपक्व क्षेत्र में बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह संरचनाएं होती है। इससे क्या कर मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करता है। इसके बाद मूल के रूपांतरण। मूल का रूपांतरण कैसे होता है? जड़ का रूपांतरण अलग अलग प्रकार से होता है। हर प्रकार के कुछ, जैसे शलजम जो ऐसा है खाने वाला भाग है जो मूल के रूप में होता है, जैसे शकरकंद में हो गया, गाजर वाला हो गया, शलजम का हो गया। इस प्रकार से ये मूल अपने अनुसार ढल जाती है, इनमें रूपांतरण होता है। तो चलो पढ़ते हैं। मूल के अन्य कार्य के लिए अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेती हैं। भोजन संचय करने के लिए, सहारा के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर देती है। गाजर तथा शलजम की मूसला मूल तथा शकरकंद गाजर तथा शलजम की मूसला मूल तथा शकरकंद की अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रहित करने के कारण फूल जाती है। जो गाजर और शलजम में कैसी मूल होती है? मूसला मूल होती है, एक ही मुख्य मूल होती है। और शकरकंद की अपस्थानिक मूल ये अपने भोजन को संग्रहित करने के कारण फूल जाती है। और बरगद में प्रोप रूट होती है जो सहारा देने का कार्य करती है। मक्का तथा गन्ना में अवस्तंभ मूल होती है जो सहारा देने का कार्य करती है। तो ये सब लगभग सहारा देने के लिए काम आती हैं। नेक्स्ट, कुछ पौधों जैसे राइजोफोरा में मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती हैं, वो श्वसन के लिए निकलती है, श्वसन मूल कहलाती है। और तो यहाँ पर मूल का टॉपिक है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है तना। तो मूल के बाद तना, जिसमें तना के रूपांतरण भाग के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद पत्ती को डिस्कस करेंगे। तो तना कौन सा भाग होता है? एक पादप का वह भाग, अक्ष का ऊपरी भाग जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं, उसे तना कहते हैं। तना कौन सा भाग है आप सभी को पता ही है। और तना अक्ष का ऊपरी भाग होता है जहाँ पर पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती है, फूल फल लगे होते हैं। और बीज के मूलांकुर भाग से तो मूल निकलती है, लेकिन प्रांकुर भाग से तना का विकास होता है। तो तना का ऊपरी भाग शाखा और पत्तियां, फूल तथा फल होता है। बीज का प्रांकुर भाग से तना विकसित होता है
और तने पर गांठ तथा पोरियां होती हैं। गांठ से पत्तियां निकलती हैं और गांठ अधिस्थ और कक्षीय हो सकती हैं। शैशव अवस्था यानी कि जहाँ से जब तना हरा होता है या नया नया होता है, उस अवस्था को शैशव अवस्था में तना हरा होता है और बाद में वो काष्ठीय और भूरा हो जाता है। बाद में काष्ठीय तथा भूरा हो जाता है। नेक्स्ट, तना का कार्य क्या होता है? तना शाखाओं को फैलाने, पत्ती, फल, फूल को संभालने का कार्य कौन करता है? तना कार्य करता है। शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फल, फूल को संभाले रखने का कार्य करता है। पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करते। कुछ तने भोजन संग्रहण करने, सहारा तथा सुरक्षा देने तथा कायिक प्रवर्धन के लिए कार्य करते हैं। तना है जो कायिक प्रवर्धन के लिए, भोजन संग्रहण, सहारा देने के लिए, सुरक्षा के लिए कार्य करता है। और तने का रूपांतरण किस प्रकार से होता है? तने का रूपांतरण आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंदर, अरबी के भूमिगत तने भोजन संचय के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। अरबी भूमिगत भोजन संचय के लिए रूपांतरित हो जाता है। तने के प्रतान जो कक्षीय कली से निकलते हैं, पतले, कुंडलित होते हैं और पौधों को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। जिससे इसके एग्जाम्पल हैं घिया, खीरा, तरबूज, लता, अंगूर। तने की कक्षीय, काष्ठीय, सीधे तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो तना का रूपांतर कुछ इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पत्ती की। तो बात करते हैं पत्ती की। पत्ती तने पर लगी एक पार्श्वीय तथा चपटी संरचना है। पत्ती एक चपटी संरचना है। जो पत्ती का चित्र दिखाई दे रहा है आपको, पत्ती का डायग्राम है जो अपने एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो तने पर लगी एक ऐसी, ये जो आपको तना दिख रहा है, इस पर लगी एक ऐसी चपटी संरचना, पार्श्वीय संरचना, इसे ही कहते हैं पत्ती। तो गांठ पर स्थित होता है। इसके कक्ष में कली होती, कक्ष कली होती है। ये तने पर ये पत्ती लगी होती है। कक्षीय कली शाखा में विकसित हो जाती हैं और पत्तियां परोर के शीर्ष मेरिस्टम से निकलती हैं। यहाँ से शीर्ष मेरिस्टम से ये पत्ती निकलती हैं, इस भाग से, और पत्तियां अग्रभिसारी लगी होती हैं। महत्वपूर्ण कायिक अंग है जो भोजन का निर्माण करने का कार्य पत्ती करती हैं। पत्ती के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से चर्चा करते हैं? पत्ती के 3 भाग है। एक तो है पर्णधार। पत्ती के 3 भाग कौन कौन से हैं? पर्णधार, पर्णवंत, स्त्रिका। पर्णधार पत्ती को तने से जोड़ने का कार्य कौन सा भाग करता है? पर्णधार। और पर्णवंत स्त्रिका, ये जो पर्णधार है, पर्णधार ये यहाँ से जो पत्ती को तने से जोड़ने का कार्य करता है, पर्णधार। और नेक्स्ट बात करते हैं पर्णधार की। पत्ती पर्णधार की सहायता से तने से जुड़ी होती है। इसके आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियां निकलती हैं जिसे अनुपर्ण कहा जाता है। अनुपर्ण किसे कहते हैं? ये जो इसके अतिरिक्त इस पत्ती के पास और कुछ पत्ती विकसित होने लगती है, इसे अनुपर्ण कहा जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं पर्णधार फूल जाता है। पर्णधार फूल जाता है और पर्णवंत अल्प पलवाइंस कहलाता है। जब पर्णधार फूल जाता है तो इसे पर्णवंत तल्प कहा जाता है, पलवाइंस कहलाता है। पर्णवंत वह भाग है जो पत्ती को इस तरह सजाता है कि सूर्य का प्रकाश अधिकतम इसे मिल सके। पर्णवंत जो पत्ती का पूरा भाग है, ये पर्णवंत कहलाता है।
ये जो भाग है ये पर्णवंत कहलाता है। ये इस प्रकार से सजाया जाता है ताकि सूर्य का प्रकाश इसे पूर्ण रूप से मिल सके। नेक्स्ट बात करते हैं, स्त्री का पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है जिसमें सिरिकाएं तथा सिराएं होती है। ये जो भाग है यहाँ पर सिरिकाएं और सिराएं होती हैं। ये पत्ती का भाग स्त्री का कहलाता है और पर्णवंत जो इस प्रकार सजाने का कार्य करता है ताकि सूर्य का प्रकाश पत्ती को प्राप्त हो सके। और नेक्स्ट बात करते हैं, फैला हुआ जिसमें सिराएं और सिरिकाएं होती हैं और लंबा तथा पतला पर्णवंत स्त्रिका को हवा में हिलाता रहता ताकि इसको ताज़ी हवा प्राप्त हो सके। और स्त्रिका के बीच में सुस्पष्ट सिराएं होती हैं जिसे मध्य सिरा कहते हैं। ये पत्ती के बीच जो लाइन होती हैं और यहाँ पर और भी लाइनें होती हैं, ये तो मध्य सिरा है और इनके आसपास सिराएं निकली होती हैं। सिराएं खनिज भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती हैं। नेक्स्ट, सिरा विन्यास। पत्ती पर सिरा तथा सिरिकाओं का विन्यास होता है। पत्ती पर सिरा तथा सिरिकाओं का विन्यास सिरा विन्यास कहलाता है। जाली का सिरा विन्यास दो प्रकार से होता है, एक तो जाली का सिरा विन्यास और दूसरा समांतर सिरा विन्यास। जब सिरिकाएं स्त्रिका पर एक जाल सा बनाती हैं, ये लगभग द्विबीजपत्री पौधों में होता है। समांतर सिरिकाएं समांतर हो एक बीजपत्री में पत्ती के दो प्रकार की पत्ती हो सकती हैं, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती भी दो प्रकार से बांटी जाती हैं, एक तो पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और हस्ताकार संयुक्त पत्ती। तो सरल पत्ती जब पत्ती की स्त्रिका अक्षीण होती है अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पाता है, ऐसी पत्ती को सरल पत्ती कहते हैं। और संयुक्त पत्ती जब स्त्रिका पर कटाव मध्य सिरा तक पहुँचे और बहुत पत्रों में टूट जाए, ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। और संयुक्त पत्ती दो प्रकार की होती हैं, एक तो पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, मध्य सिरा पर अनेक पत्तियाँ होती हैं, जैसे कि नीम। और हस्ताकार संयुक्त पत्ती पत्रक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवंत की चोटी से जुड़े होते हैं और पत्तियाँ अलग अलग होती हैं। तो इसका उदाहरण है सिल्क कॉटन और नीम का जो ये डायग्राम है, ये तो हैं जो पिच्छाकार संयुक्त पत्ती है इसका उदाहरण, और जो सिल्क कॉटन है वो हस्ताकार संयुक्त पत्ती का उदाहरण है। तो इस प्रकार पत्ती के दो प्रकार की हो जाती है, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती दो प्रकार से और विभक्त हो जाती है, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और हस्ताकार संयुक्त पत्ती। नेक्स्ट बात करना है पर्ण विन्यास का। पर्ण विन्यास तीन प्रकार से है, एकांतर, सम्मुख और चक्रादार। एकांतर यानी कि जैसे कि ये कुड़ल का पुष्प है, गुड़हल की पत्तियां हैं, प्रत्येक गांठ पर एक पत्ती होती है जैसे गुड़हल, और प्रत्येक यहाँ पर एक गांठ पर एक ही पत्ती होती है। और सम्मुख, प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती, दोनों पत्ती एक दूसरे के सम्मुख होती है, जैसे कि अमरूद में दिया गया है। प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी होती है, यानी कि एक गांठ पर दो पत्तियां स्थित होती हैं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होती है, जैसे कैलोप्टरस, आक और अमरूद के। चक्रादार, एक ही गांठ पर दो से अधिक पत्तियां निकलती हैं, चारों ओर चक्कर सा बनाती हैं। एल्स्टोनिया, जैसे इसका उदाहरण है चंपा, जैसा डायग्राम दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पत्ती का रूपांतर। पत्ती का रूपांतर किस लिए होता है? पत्ती ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान में रूपांतरित हो जाती है, इसका उदाहरण है मटर। और रक्षा के लिए पत्ती अपनी रक्षा करने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जैसे इसका उदाहरण है कैक्टस। प्याज और लहसुन की गूदेदार पत्तियां भोजन संचय के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। और छोटी तथा अल्पायु पत्तियां पर्णवंत को फैलाकर हरा बना देती है, भोजन बनाने का कार्य करता है। ऑस्ट्रेलियन अक्षिया,
और कीटहारी पादपों में पत्ती घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाती है। घटपणी, विनस फ्लाई ट्रैप, ये इनके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पुष्प की बात करते हैं तो तना, पत्ती और मूल, इन तीन के बाद बात आती है पुष्प की। पुष्प को 4 भागों में विभक्त किया जाता है, बाह्य दल, दल पुंज, पुमंग और जायांग। जो बाह्य दल पुंज और दल पुंज है ये तो पुष्प के सहायक अंग है, जबकि पुमंग और जायांग एक लैगिंग अंग होते हैं। और इसके अलावा पुंकेसर अथवा अंडप की स्थिति के आधार पर पुष्पों को एक लिंगी और द्विलिंगी में विभक्त किया जाता है। जब पुंकेसर अथवा अंडप किसी पुष्प में एक ही स्थित हो, दोनों में से कोई एक, तो एक लिंगी होते हैं, और पुंकेसर होता है इस तरीके से दोनों उपस्थित होते हैं, उससे पुष्पों को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। नेक्स्ट जो पुष्प अंडाशय पर अब बाह्य दलपुंज और अंडाशय की इन स्थिति के आधार पर पुष्प को 3 प्रकार से विभक्त किया जाता है, अधोजायांगता, परिजायांगता और अधिजायांगता। अधोजायांगता जिसमें पुष्पवंत पर कैलिक्स, कोरोला, पुमंग नीचे की ओर होती हैं, और जो जायांग है वो सर्वोच्च स्थान पर स्थित हो, तो इससे अधोजायांगता या हाइपोगाइस कहते हैं। ऊर्ध्ववर्ती भी कहलाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं सरसों, गुड़हल तथा बैंगन है। इसके अलावा परिजायांगता यानी कि पेरीगाइसस जो अंडाशय मध्य में तथा अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित है, आधा अधोवर्ती भी कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल पल्म, गुलाब, आड़ू। अधिजायांगता एपिगाइनस पुष्पासन के किनारे अंडाशय से ऊपर चले जाते हैं, अन्य भाग संलग्न हो जाते हैं, सभी भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं, अधोवर्ती कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल अपुष्प, अमरूद, घिया। असमिति पुष्प के बीच में ऊर्ध्वाधर समतल से 2 भागों में विभक्त न हो कहना कहलाता है। पुष्प दल विन्यास, बाह्य दल तथा दल पुंज के लगने का क्रम, कोर स्पर्शी, व्यावर्ती और कोर छादी और वैक्जिलरी 4 प्रकार से विभक्त किया जाता है। कोर स्पर्शी बाह्य दल और दल पुंज केवल दोनों के किनारे स्पर्श हो, कैलोट्रप्स। और व्यावर्ती दल अथवा बाह्य दल का किनारा अगले दल पर तथा दूसरे, तीसरे आदि पर अतिव्यापित हो, तो वो है व्यावर्ती। गुड़हल, भिंडी, कपास, ये है कोर स्पर्शी, ये है व्यावर्ती, कोर छादी और वैक्जिलरी। कोर छादी दल तथा बाह्य दल अधिव्यापित हो, कोई विशेष दिशा न हो, कोर छादी कहलाते। केश या गुल्म, इसलिए बड़े दल अथवा छोटे दल एक दूसरे को ऊपर नीचे अतिव्यापित हो। वैक्जिलरी मतलब सेम। पुंकेसरों से मिलकर पुमंग का निर्माण होता है, और पुमंग में एक तंतु होता है, एक प्राकोष होता है। प्राकोष के अंदर प्राकोष होता है द्विपालिक, और द्विपालिक 2 कोष्ठकों से मिलते हैं, इसमें परागकण होते हैं। पुंकेसर एक जनन अंग है, और पुंकेसर अगर जनन करने में असमर्थ है तो इसे स्टेमिनॉइड कहलाता है। इसके अलावा पुंकेसर दल लग्न पुंकेसर दल से जुड़े हो तो दल लग्न, परिदल पुंज से जुड़े हो तो परिदल लग्न, और इसे एक संगी, द्विसंगी और बहुसंगी में विभक्त किया जाता है। पुंकेसर एक गुच्छे में हो तो एक संगी, 2 बंडल में या 2 गुच्छे में हो तो द्विसंगी, और 2 से अधिक बंडल में हो तो बहुसंगी कहलाते हैं। एक संगी के गुड़हल, द्विसंगी के एग्जाम्पल है मटर, और बहुसंगी के सिट्रस। जायांग पुष्प का ये मादा जनन अंग होता है। अंडप के 3 भाग होते हैं। जायांग के 3 भाग, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। अंडाशय
जो आधारी भाग है, फूला हुआ भाग है, वो अंडाशय कहलाता है, जिस पर एक लंबी नली होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका और अंडाशय को जोड़ने का जो कार्य करता है वर्तिकाग्र करता है। वर्तिकाग्र वर्तिका की चोटी पर स्थित होते हुए परागकण को ग्रहण करने और आकर्षित करने का कार्य करते हैं। बीजांडसन प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं जो चपटे गुद्देदार बीजांडसन से जुड़े होते हैं। युक्ताणुपी और युक्ताणुपी जब एक से अधिक अंडक होते हैं वे पृथक हो जाते हैं और उसे युक्ताणुपी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल गुलाब और कमल। युक्ताणुपी जब अंडक जुड़े होते हैं उसे युक्ताणुपी कहते हैं। निषेचन के बाद बीजांड बीज तथा अंडाशय फल में परिवर्तित होते हैं। बीजांडसन के प्रकार, बीजांडसन को कुछ इस प्रकार से विभक्त किया गया है। सीमांत, स्तंभीय, भित्तीय, आधारी, केंद्रीय तथा मुक्त स्तंभीय। सीमांत जहाँ बीजांड कटक पर स्थित होते हैं और दो कतार में होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है मटर। स्तंभीय जब बीजांडसन अक्षीय होते हैं और बीजांड बहुकोष्ठकीय अंडाशय पर लगे होते हैं। गुड़, हल, टमाटर, नींबू। इसका जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार, जब बीजांडसन अक्षीय होता है और बीजांड बहुकोष्ठकीय अंडाशय पर लगे होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है गुड़, हल, टमाटर, नींबू है। और भित्तीय बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति अथवा परिधीय भाग पर लगे रहते हैं। अंडाशय एक कोष्ठक होता है लेकिन आवासीय पर बनने के कारण दो कोष्ठक में विभक्त हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है सरसों, आर्चमोन। मुक्त स्तंभी जब बीजांड केंद्रीय कक्ष में होते हैं और पुटीय नहीं होते हैं। डाइएंथस, प्रिमरोज। और आधारी बीजांडसन अंडाशय के आधार पर होते हैं, इसमें केवल एक बीज होता है। इसका एग्जाम्पल सूरजमुखी और गेंदा। इसके बाद 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं और नेक्स्ट 4 टॉपिक है बीज की संरचना। बीज दो प्रकार से, बीज पत्र के आधार पर 2 प्रकार से विभक्त किया जाता है। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। जिसमें एक बीजपत्र, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्र हो तो उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। और निषेचन के बाद बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीज में एक बीजावरण होता है और एक भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर होता है, एक भ्रूणीय अक्ष होता है। 1 अथवा 2 बीजपत्र हो सकते हैं। इसमें एक बीजपत्र के एग्जाम्पल गेहूँ, मक्का और 2 बीजपत्र तना और मटर। और एक बीजपत्री संरचना के बारे में देखें तो एक बीजपत्री संरचना में प्राय एक बीजपत्री बीज में भ्रूणपोष होता है। इसका जो अपवाद है आर्किड, वो अभ्रूणपोषीय लेकिन एक बीजपत्री है। बीज पर बीजावरण होता है, भ्रूण होता है और भ्रूण पर बीजपत्र अक्ष होता है। अक्ष पर मूलांकुर और प्रांकुर होता है। इसका जो डायग्राम दिया गया है, ये एक बीज है, बीज की संरचना एक बीजपत्री की। यहाँ पर भ्रूणपोष होता है, यहाँ पर ये भ्रूणपोष होता है और इस पर एक बीजावरण लगा होता है, चारों तरफ बीजावरण लगा होता है और भ्रूण इसके बीजावरण लगा होता है और इसके अंदर एक पुट्टीनुमा संरचना होती है। इसको लटम कहते हैं। इसमें प्रांकुर चोल और प्रांकुर चोल होती है। मूल अंकुर पर मूला अंकुर चोल स्थित होती है। यहाँ पर ये बीजावरण है और एल्यूरोन सतह इसके अंदर भीतरी सतह पर होती है। तो बीज का आवरण बाह्य कवच और अंत कवच होता है। भ्रूण बीजावरण हटाने पर हल्के पीले रंग की संरचना मिलती है, उसे भ्रूण कहते हैं। और भ्रूणाक्ष अक्ष होता है, आकार में भ्रूण छोटा और भ्रूणपोष एक सिरे पर खांचे में स्थित होते हैं। इसके अलावा भ्रूणपोष स्थूल होता है और भोजन का संग्रहण करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीनी सतह द्वारा अलग होता है, जिसे एल्यूरोन सतह कहते हैं। भ्रूणपोष की जो बाहरी भित्ति है भ्रूण
एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होता है। इसे एल्यूरोन सतह का भ्रूण कोश में एक बड़ा तथा ढालाकार बीज पत्र होता है जिसे स्कुलेटम कहते हैं। इसके अक्ष पर प्रांकुर तथा मूलांकुर होते हैं। ये प्रांकुर और मूलांकुर चादर से ढके होते हैं जिसे प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल कहते हैं। इसके बाद द्विबीजपत्री बीज की संरचना। बीज की बाहरी परत बीजावरण, बीजावरण की बाहरी सतह बीज चोल, भीतरी सतह टैगमन कहलाती है यहाँ पर। और बीज फल के साथ जुड़ा होता है जिसे नाभिक कहते हैं। यहाँ पर बीज फल के साथ जुड़ा नाभिक, और नाभिक के ऊपर एक छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। भ्रूण और बीजाणु को हटाने पर बीज पत्र के मध्य भ्रूण होता है। भ्रूण भ्रूणीय अक्ष दो बीज पत्र भोजन संचित करता है। अभ्रूणपोषी होते हैं। द्विबीजपत्री चना से मटर और इसका अपवाद अरंड-भ्रूणपोषी होता है। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और इस प्रकार से हमारे 2 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो गए। एक तो वनस्पति जगत और दूसरा अपना जो पादपों की आकारिकी है उसके बारे में हमने चर्चा कर लिए और 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए। एक तो वनस्पति जगत और दूसरा पुष्पी पादपों की आकारिकी, और हमारा तीसरा टॉपिक है पुष्पी पादपों का शरीर। यदि वो पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो ज़रूर देख लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उत्तक क्या होता है? कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक का निर्माण करती है। और उत्तक से क्या तात्पर्य है? उत्तक कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है। कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है पर उनके कार्य प्राय समान होते हैं। इनके कार्य सब एक समान होते हैं। उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विभजीय उत्तक जिसे मेरिस्टम उत्तक भी कहते हैं। ये उत्तक ऐसे होते हैं जो लगातार वृद्धि करते हैं, जो लगातार विभाजन करते हैं और विभाजन करने के बाद पादपों में वृद्धि का कार्य करते हैं। ये ज़्यादातर पादप की तने और मूल में स्थित होते हैं। जो तने की और मूल की जो वृद्धि है उसके लिए सहायक होते हैं विभजीय उत्तक। और इसके अलावा दूसरा है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। इन 2 भागों में विभाजित किया गया और सरल उत्तक को 3 भागों में विभक्त किया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल उत्तक के 2 एग्जाम्पल है जटिल उत्तक के, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम भी 4 इकाइयों से मिलकर बना है। तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेरिस्टम उत्तक। मेरिस्टम या विभजीय उत्तक ये कोशिका के विभाजन होने से बनता है तथा पौधे में वृद्धि करता है। तो हमने पहले ही चर्चा की ये पौधे की वृद्धि होने के लिए सहायक होता है और कोशिका इसमें बार बार विभाजन करती है। मूल तथा तने के शीर्ष पर होता है जो वृद्धि का कार्य करता है। शीर्षस्थ मेरिस्टम प्राथमिक उत्तक कहलाते हैं। जो विभजीय उत्तक हैं या मेरिस्टम उत्तक हैं इनको फिर से विभाजित किया जाता है। शीर्षस्थ मेरिस्टम में विभक्त किया गया है। शीर्षस्थ मेरिस्टम जो प्राथमिक उत्तक के रूप में कहलाते हैं, मूल तत्व तने के शीर्ष पर होते हैं, इसलिए इसे शीर्षस्थ मेरिस्टम कहते हैं। जो शीर्ष पर वृद्धि का कार्य करते हैं। तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं प्रोहर्षिस्थ मेरिस्टम के पीछे छूट जाती हैं। जो छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं पत्तियों के साइड में, उसे कक्षीय कली कहते हैं। जो कुछ प्रोहर्षिस्थ मेरिस्टम के पीछे छूट जाती है इन्हें ही कक्षीय कली कहते हैं। कक्षीय कली कहते हैं। और शाखा अथवा फूल का निर्माण ये कक्षीय कली करती है। मूल तना के जो वृद्धि वाले भाग में होती है शीर्षस्थ मेरिस्टम, और पीछे जो छूट जाती है उसे कक्षीय कली कहते हैं जो शाखा अथवा फूल का निर्माण करती है। जब मेरिस्टम उत्तकों के बीच
मेरिस्टम ऊतक है स्थायी ऊतक के बीच में होता है, स्थायी ऊतक के बीच में होता है, तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टम कहते हैं। जब मेरिस्टम और स्थायी ऊतक, जब स्थायी ऊतकों के बीच में मेरिस्टम हो तो इसे अंतर्वेशी ऊतक कहते हैं। ये घास में होते हैं और शाकाहारियों द्वारा खाए हुए भाग को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य करता है। जो घास होती है उसको हम ऊपर से यदि कटिंग भी कर लेते तो वो पुनः आ जाती हैं, तो ये इसका अंतर्वेशी मेरिस्टम के कारण होता है। शीर्ष स्तर में अंतर्वेशी मेरिस्टम प्राथमिक मेरिस्टम है। मेरिस्टम जो बहुत से पौधों की मूल तथा परहोर के परिपक्व क्षेत्रों में होते हैं, जिसे काष्ठीय कक्ष बनाते हैं। ये प्राथमिक मेरिस्टम के बाद उत्पन्न होते हैं, उन्हें द्वितीयक अथवा पार्श्वीय मेरिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों मेरिस्टमों में कोशिका विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती हैं। इसमें विभाजन की क्षमता बाद में नहीं होती है जो स्थायी ऊतक बनाने का कार्य करते हैं। कुछ कोशिकाएं होती हैं जो विभाजन करके अनेक सारी कोशिकाएं बनाती हैं, और इनमें कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं वो बाद में स्थायी हो जाती है। ये स्थायी ऊतक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इनमें बाद में परिवर्तन की क्षमता नहीं रहती। कोशिकाएं और अधिक विभाजित नहीं कर सकती, ये स्थायी ऊतक का गुण है। स्थायी ऊतक दो भागों में विभक्त किया गया है। सरल ऊतक, स्थायी ऊतक जिनमें कोशिका रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं। जटिल ऊतक विभिन्न प्रकार की, सरल ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं से इसकी रचना होती है, जबकि जटिल ऊतक में इनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर यह बनता है। सरल ऊतक की बात करते हैं। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनके तीन एग्जाम्पल पैरेन्काइमा, स्क्लेरोकाइमा, कोलेनकाइमा। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। पैरेन्काइमा जिसका आकार गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय अथवा लंबाकार होता है। इनकी भित्ति पतली तथा सेल्यूलोज की बनी होती है। ये काफ़ी सटी होती है। इनके बीच अंतरकाशिकीय स्थान थोड़ा सा हो सकता है, और ये सब कार्य इनका होता है प्रकाश संश्लेषण, संचय, स्त्राव का। ये कोशिका समव्यासीय होती हैं। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा जिसका आकार कैसा हो, अंडाकार, गोलाकार, बहुकोणीय और इनकी पतली भित्ति होती है। इनके कोनों पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन जमा होती है, जिसके कारण इनके जो कोने हैं वो मोटे होते हैं। और ये जो है कोलेनकाइमा, ये द्विबीजपत्री पौधों के बाह्य त्वचा के नीचे अंतरकोशिकीय स्थान में नहीं होता। ये अंतरकोशिकीय स्थान इसमें नहीं होता है, जबकि पैरेन्काइमा में अंतरकोशिकीय स्थान होता है, और इसकी स्थिति है वो द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे होती है। पौधे के वृद्धि हो रहे भागों जैसे शस्त्र तना तथा पत्ती का वृंत को यांत्रिक सहारा देने का कार्य कोलेनकाइमा करते हैं। इसके बाद है स्क्लेरोकाइमा जिसकी आकार लंबी संकरी कोशिकाएं होती है। ये मोटी तथा लिग्निन की बनी भित्ति ही होती हैं। इनकी भित्ति पर एक अथवा अधिक गर्त होते हैं। ये जो स्क्लेरोकाइमा है ये मृत होती हैं और इसमें प्रोटोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, जबकि प्रोटोप्लास्ट कोलेनकाइमा में प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि स्क्लेरोकाइमा में अनुपस्थित होता है। इनकी आकार, रचना, उद्भव, विकास में विभिन्नता होती है। स्क्लेरोकाइमा तंतुमय अथवा स्क्लेरिड हो सकते हैं। स्क्लेरोकाइमा होती है स्क्लेरिड, तंतुमय अथवा स्क्लेरिड हो सकते हैं। तंतु मोटी भित्ति वाले लंबे तथा नुकीले मृत कोशिकाओं के होते हैं। अब तंतुमय इसकी जो
बात करते हैं, ये आकार इनका गोलाकार, अंडाकार अथवा सिलेंडराकार होता है। बहुत अधिक मोटे तथा मृत स्क्लेरोकाइमा कोशिकाओं से बने होते हैं। गुहिका इनकी बहुत संकरी होती है। फलों की फल भित्ति में ये उपस्थित होते हैं। अमरूद, नाशपाती, चीकू जैसे फल में ये तंतुमय संरचना उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से हमारे ये सरल और जटिल ऊतक पूरे सरल ऊतक के 3 भाग कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं सरल ऊतक की। सरल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से जो मिलकर बने होते हैं, मिलकर इकाई की तरह कार्य करते हैं। अब इसमें 2 एग्जाम्पल हैं जटिल ऊतक के, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम की बात करते हैं, जिनका कार्य क्या होता है, मूल से पौधे के विभिन्न भागों से, मूल से पानी तथा खनिज लवणों को तना पत्तियों तक पहुंचाना। ये एरो है, उस हिसाब से हम ये मूल से पानी तथा खनिज लवणों को तना तथा पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम जो है वो 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। वाहिनिकी, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा। तो बात करते हैं वाहिनिकी लंबी तथा नलिका तो पुष्पपत्र में वाहिनिकी तथा वाहिका पानी का स्थान करने के लिए मुख्य अवयव हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वाहिका लंबी सिलेंडराकार नली होती हैं और इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें वाहिका अवयव कहते हैं। प्रत्येक की भित्ति लिग्निन होती है, उसमें बड़ी केंद्रक गुहिका होती है। प्रोटोप्लाज्म अनुपस्थित होती है। ये लंबवत एक दूसरे के साथ छिद्रित पाइप की भांति जुड़े होते हैं। वाहिका का एक होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है। जाइलम तंतु भित्ति होती है, मोटी तथा केंद्रीय गुहिका विलुप्त पट्टियाँ तथा अपट्टी होती हैं। ये जाइलम तंतु के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती है इसमें और पतली भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा जो भोजन है वो संचित होता है, स्टार्च टैनिन के रूप में भोजन संचित होता है। पानी का जो त्रिज्यीय संबंध रे पैरेन्काइमा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। प्राथमिक जाइलम आदिदारु, प्रोटोजाइलम तथा प्राथमिक जाइलम है, इसे 2 भागों में आदिदारु या बाह्य आदिदारु, मेटाजाइलम। जो आदिदारु या प्रोटोजाइलम है, मध्य आदिदारु सबसे पहले बनने वाला तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर मूल में परिधि की ओर होता है, जबकि जो मेटाजाइलम है वो तने में परिधि की ओर और मूल में केंद्र की ओर होता है। इसका विपरीत होता है। जाइलम तो पूरा हो जाता है। बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम भोजन को पत्तियों के अन्य भागों में पहुंचाता है। भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों से अन्य भागों तक ऐसे वजह भोजन पत्तियों में क्या होता है, रंध्र होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण करके पत्तियां भोजन बनाती है, फिर उस भोजन का संचरण करता है। ये फ्लोएम अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और जो फ्लोएम है उनके 4 भाग होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में चालनी सहचर कोशिकाएं नहीं होती है, उसके स्थान पर एल्बुमिनी कोशिकाएं होती हैं। तो एंजियोस्पर्म में चालनी नलिकाएं होती है, सहचर कोशिकाएं होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है, फ्लोएम तंतु है। तो ये 4 इकाइयाँ हैं। फ्लोएम 4 इकाइयों से मिलकर बना होता है, चालनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु से। तो अब बात करते हैं चालनी नलिका की। लंबे नलिका की तरह संरचना होती है चालनी नलिका की। ये लंबवत होती है तथा सहचर कोशिका से जुड़ी हुई होती है। अंत भित्ति चालनी की तरह छिद्रित होती है जो चालनी प्लेट बनाने का कार्य करती है। चालनी नलिका है वो एक लंबी
नलिका की तरह संरचना होती है जो सहचर कोशिका के साथ जुड़ी होती है। अंतविधि चालनी की तरह छिद्रित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब चालनी नलिका परिपक्व की स्थिति में आ जाती है तो परिधि साइटोप्लाज्मा तथा बड़ी रसधानी होती है। परिधीय होती है, जो साइड का किनारा होता है वो साइटोप्लाज्मा उस पर उपस्थित होता है और रसधानी बड़ी हो जाती है और केंद्रक इसमें अनुपस्थित हो जाता है। नलिका के कार्य को सहचर कोशिका के केंद्रक नियंत्रित करते हैं। जो चालनी नलिका के कार्य हैं वो सहचर कोशिका के केंद्रक इसको नियंत्रित करते हैं। अब सहचर कोशिकाएं क्या होती हैं? विशिष्ट पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती है। ये चालनी नली के तत्वों से सटी रहती हैं। चालनी नली के तत्व तथा सहचर कोशिकाएं गर्त क्षेत्र से जुड़ी रहती है। यह चालनी नली में दाब विभव को बनाए रखती हैं। तो ये दाब विभव को बनाए रखने का कार्य चालनी नली, ये जो सहचर कोशिकाएं ये करती हैं चालनी नली में विभव को डालने के लिए। तीसरा पार्ट अपना फ्लोएम का आता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसकी जो आकृति होती है वो लंबी शून्य सिलेंडराकार कोशिकाएं होती हैं। इसमें सघन साइटोप्लाज्मा तथा केंद्रक उपस्थित होता है। इसकी भित्ति होती है सेल्यूलोज की, उनमें गर्त होते हैं। भोजन का संचय करता है रेंजिन, लैक्टोपस तथा म्यूसिलेज के रूप में खाद्य पदार्थों का संचय करता है। एक बीजपत्री पौधों में फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित होते हैं, जबकि फ्लोएम पैरेन्काइमा केवल द्विबीजपत्री पौधों में ही पाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएम तंतु की। फ्लोएम तंतु स्क्लेरोकाइमा कोशिकाओं के बने होते हैं। प्राथमिक फ्लोएम नहीं होते हैं, द्वितीयक फ्लोएम पाए जाते हैं। फ्लोएम तंतु में प्राथमिक फ्लोएम नहीं पाए जाते, द्वितीयक फ्लोएम में पाए जाते हैं। जब फ्लोएम है, यहाँ पर फ्लोएम है, जब विभाजित होकर प्राथमिक से द्वितीयक फ्लोएम में परिवर्तित होता है तो प्राथमिक फ्लोएम में तो फ्लोएम तंतु नहीं पाया जाता है, लेकिन द्वितीयक फ्लोएम जब नया फ्लोएम बनता है तो उसमें फ्लोएम तंतु उपस्थित होता है। इसकी भित्ति होती है वो काफ़ी मोटी होती है। जब फ्लोएम तंतु परिपक्वता आ जाती है तो फ्लोएम तंतु में प्रोटोप्लाज्मा समाप्त हो जाता है और ये मृत हो जाता है। और सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में संकरी नलिका होती है जिसे प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। और जब बाद में फ्लोएम का निर्माण होता है तो उसमें बड़ी चालनी नहीं होती है, इसे मेटाफ्लोएम कहते हैं। तो जैसे मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम था उसी प्रकार यहाँ पर प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात आती है उत्तक तंत्र की। तो हमारा जो उत्तक टॉपिक है वो हमने समाप्त किया है, जिसमें हमने विभज्य उत्तक और स्थायी उत्तक के बारे में चर्चा की। विभज्य उत्तक में हमने पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा के बारे में अध्ययन किया। और जो स्थायी उत्तक है विभज्य उत्तक में हमने मेरिस्टम, शीर्ष मेरिस्टम, पार्श्व मेरिस्टम, अंतर्वेशी मेरिस्टम के बारे में चर्चा की। जबकि स्थायी उत्तक में पैरेन्काइमा सरल और जटिल में सरल में। तो इस प्रकार से अब हमने उत्तक के बारे में तो चर्चा कर लिया। बात करते हैं उत्तक तंत्र की। उत्तक तंत्र को 3 प्रकार से विभक्त किया गया है, स्थिति, कार्य और रचना के आधार पर। पहला उत्तक तंत्र है बाह्यत्वचीय उत्तक तंत्र, दूसरा है भरण अथवा मौलिक उत्तक तंत्र, तीसरा संवहनी उत्तक तंत्र। नेक्स्ट बात करते हैं बाह्यत्वचा उत्तक तंत्र की। जो सबसे बाहरी होता है उसे बाह्यत्वचा कहते हैं, और जो संवहनी उत्तक और बाह्यत्वची उत्तक के मध्य में होता है इसको कहा जाता है
इसको कहा जाता है भरण अथवा मौलिक ऊतक तंत्र। नेक्स्ट बात करते हैं बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र की। जो सबसे बाहरी भाग होता है, बाहरी आवरण होता है पौधे का, और इसके अंतर्गत कोशिकाएं, रंध्र और बाह्य त्वचीय उपांग जैसे मूल रोम में आता है। जो जैसे कि पत्तियां होती हैं तो सबसे बाहरी भाग कौन सा आएगा, रंध्र होंगे, क्यूटिकल होंगे, और जो उपांग मूल में होंगे मूल रोम। इनकी सतह एकल सतह होती है, लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती है, और इससे पैरेंकाइमी इससे बनी होती है। बहुत कम मात्रा में इसमें साइटोप्लाज्मा होती है और इसमें एक बड़ी रसदानी होती है। इसके अलावा बाहरी परत पर मोम की मोटी परत से ढकी होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। बाहरी परत होती है मोम की मोटी परत से ढकी होती है, क्यूटिकल कहते हैं, जो पानी की हानि को रोकता है, और मूल में क्यूटिकल नहीं होते हैं जो पानी की हानि को नहीं रोक पाता है और पानी का जो अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रंध्र क्या होते हैं। पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं, पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं रंध्र, जो वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय के लिए सहायक होता है। प्रत्येक रंध्र में सेम के आकार की कोशिकाएं होती हैं, 2 कोशिकाएं होती है, सेम के आकार की 2 कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, द्वार कोशिकीय कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये द्वार कोशिकाएं होती हैं घास में किस आकार की होती है, डंबलाकार आकार की होती हैं। द्वार कोशिका की बाहरी भित्ति पतली होती है तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। बाहरी भित्ति पतली होती है जबकि जो आंतरिक भित्ति होती हैं वो होती हैं मोटी, कुछ इस प्रकार से। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। अब सहायक कोशिकाएं, कभी कभी कुछ बाह्य त्वचीय कोशिका जो रंध्र के आसपास होती है उनकी माप आकृति तथा पदार्थों में विशिष्ट आ जाती है, इसे कहा जाता है सहायक कोशिकाएं। रंध्रीय तंत्र 3 चीजों से मिलकर बना होता है, सहायक कोशिका, द्वार कोशिका तथा रंध्रीय छिद्र, इसे रंध्रीय तंत्र कहते हैं। रंध्रीय तंत्र 3 चीजों से मिलकर बना होता है। इसके अलावा बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं जिसे क्या कहते हैं, मूल रोम। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं का एक कोशिकीय दीर्घीकरण स्वरूप होता है, जल तथा खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाह्य त्वचा में तने पर पाए जाने वाले बाह्य रोम, त्वचा रोम। प्रहोर तंत्र में यह त्वचा रोम बहुकोशिकीय होती है, जबकि हमने क्या पढ़ा था, मूल रोम में यह एकल कोशिकीय होता है और बाह्य त्वचा में ये बहुकोशिकीय होते हैं। ये शाखित तथा कोमल नरम हो सकते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन और से होने वाले जल की हानि को रोकने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाह्य त्वचा ऊतक की बात यहीं तक, और अब बात करते हैं भरण ऊतक तंत्र की। बाह्य त्वचा बात करते हैं भरण ऊतक की। बाह्य त्वचा तथा संवहन मंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक कहलाते हैं। इसमें सरल ऊतक, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा होते हैं। भरण ऊतक में ये तीनों ऊतक होते हैं। और प्राथमिक तने में पैरेन्काइमी कोशिकाएं विलकूट, परिरंभित तथा मज्जा किरण में होते हैं। प्राथमिक तने में जो पैरेन्काइमी कोशिकाएं विलकूट, परिरंभित तथा मज्जा किरण में होते हैं। पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मेसोफिल या पर्णमध्य ऊतक। पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले होते हैं, क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं, तो इसे कहते हैं मेसोफिल या पर्णमध्य ऊतक।
तो भरण ऊतक की तो बात यहीं तक। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट संवहनी ऊतक तंत्र की। ये जटिल ऊतक जो फ्लोएम और जाइलम है उनसे मिलकर बने होते हैं। फ्लोएम होता है बाहर की ओर तथा जाइलम होता है भीतर की ओर। फ्लोएम तथा जाइलम मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करता है। संवहनी ऊतक में क्या होता है, फ्लोएम बाहर की ओर होता है और भीतर की ओर जाइलम होता है। ये दोनों प्राथमिक तथा द्वितीयक फ्लोएम और द्वितीयक जाइलम का निर्माण करके एक छल्ले का निर्माण करता है। तो आगे पढ़ते हैं। द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच कैम्बियम होते हैं। क्या होते हैं, कैम्बियम। ये लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते हैं। इसे खुला संवहन मंडल कहते हैं। एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं होते हैं, बंद संवहन मंडल कहते हैं। तो ये बंद, खुले और बंद के अलावा अर्य संवहन मंडल होता है जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से लगे होते हैं। कुछ इस प्रकार का डायग्राम अपने एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। और एकांतर त्रिज्य भिन्न त्रिज्या पर होते हैं, एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मूल। इसे अर्य संवहन मंडल कहते हैं। संयुक्त मंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एक त्रिज्या पर स्थित हो संयुक्त संवहन मंडल कहते हैं। तन्य तथा पत्य में। नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमारा जो ऊतक तंत्र का टॉपिक है वो तो यहीं पर समाप्त होता है। ऊतक तंत्र में 3 भाग, बाह्यत्वचीय, भरण ऊतक और संवहन मंडल, ये 3 प्रकार से विभक्त है। और अब हमारे लैब असिस्टेंट एग्जाम में बाकी कुछ टॉपिक दिए नहीं है, उसके अलावा एक टॉपिक और दिया है इसी चैप्टर से, द्वितीयक वर्दी। तो द्वितीयक वर्दी के बारे में चर्चा करते हैं। मूल तथा तने में शीर्षस्थविभज्यों की सहायता से ये बढ़ते हैं। इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। मूल तथा तना लंबाई में शीर्षस्थविभज्यों की सहायता से बढ़ते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त उनकी मोटाई भी बढ़ती हैं। इस वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। देखो, तने और जो मूल है इसकी लंबाई तो बढ़ती है, लेकिन जब इनकी मोटाई बढ़ने लगती है तो वो किसके कारण होती है, द्विबीजपत्री, वो द्वितीयक वृद्धि के कारण होती है। एक बीजपत्री मूल तथा तने में नहीं होती है द्वितीयक वृद्धि। जिम्नोस्पर्म के तने तथा मूल में द्वितीयक वृद्धि होती है। एक बीजपत्री में नहीं होती हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है उसके तने और मूल में द्वितीयक वृद्धि होती है। जो ऊतक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें पार्श्व मेरिस्टम, संवहन कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। तो हमारे जो सिलेबस में कॉर्क कैम्बियम, संवहन कैम्बियम, पार्श्व स्टम, ये तीनों हैं। तो पार्श्व मेरिस्टम जो हमने विभज्य ऊतक में इसकी चर्चा की थी। अब बात करेंगे संवहन कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम की। तो संवहन कैम्बियम छल्ला का निर्माण करता है। मेरिस्टम सतह जो संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम को काटती है। मेरिस्टमी सतह जो संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम को जब काटती है, कुछ इस विन्यास में यदि लगे होते हैं जाइलम तथा फ्लोएम, तो इनको जब काटा जाता है तो इसे संवहन कैम्बियम कहते हैं। शीर्ष तने में ये जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एकल सतह के रूप में खंडों में होती है। बाद में ये एक संपूर्ण छल्ले का रूप ले लेती है। अब छल्ले का निर्माण कैसे होता है, तो द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम तथा प्राथमिक फ्लोएम के बीच स्थित कैम्बियम, जिसे क्या कहते हैं, अंतःपूलीय कैम्बियम कहते हैं। और मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंतःपूलीय के समीप होते हैं उससे मेरिस्टम हो जाती है। इसे अंतरापूलीय कैम्बियम बनता है। इस कैम्बियम का एक अखंड छल्ला का निर्माण हो जाता है। अंतःपूलीय और अंतरापूलीय से एक अखंड छल्ले का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से एक छल्ले का निर्माण हो जाता है। अब जो कैम्बियम छल्ला है उसकी क्या क्रिया है, कैम्बियम छल्ले का निर्माण की क्या क्रिया है। कैम्बियम छल्ला सक्रिय हो जाता है और बाहर तथा भीतर दोनों की ओर नई कोशिकाएं निर्माण करती है। अंदर की ओर करती है और बाहर की ओर करती है, तो एक नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। जो कोशिकाएं पित्त की ओर बनती
बनती है वे परिपक्व होने पर द्वितीयक जाइलम का निर्माण जो कोशिका बाहर परिधि की ओर होती है द्वितीयक फ्लोएम कहलाती है। अब कैम्बियम प्राय भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है जबकि बाहर की ओर कैम्बियम प्राय भीतर की ओर अधिक सक्रिय जबकि प्राय बाहर की ओर कम सक्रिय होता है। द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है जबकि द्वितीयक फ्लोएम कम बनता है। द्वितीयक तथा प्राथमिक फ्लोएम धीरे धीरे दब जाते हैं। द्वितीयक जाइलम अखंड रूप से बनने लगते हैं। फिर क्या होता है, प्राथमिक जाइलम केंद्र में अथवा केंद्र के आसपास लगभग वैसे ही बने रहते। कुछ स्थानों पर कैम्बियम पैरेन्काइमी की एक संकरी पट्टी का निर्माण करते हैं। पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम में होकर अर्य दिशाओं में जाती है। इसे द्वितीयक मज्जा किरण कहते हैं। द्वितीयक वृद्धि कुछ इस प्रकार की थी और अब इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।